स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। तो देखिए, भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में इस वक्त तहलका है। जो आतंकी ठिकाने हैं, आतंकी ठिकानों के जो सरगना है, उनमें डर का माहौल है। अब इसी बीच पाकिस्तान के जो आतंकी सरगना वाले जितने भी एक्टिव लोग हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, उनके बीच में एक और डर बनाया हुआ एक नया मुद्दा सामने आया है। वो मुद्दा है पाकिस्तान में लश्कर-ए-तौयबा सरगना हाफिज सईद के लगभग 2 करीबियों को दिन दहाड़े गोली मारकर भून दिया जाता है। मारे गए शख्स का नाम शेख मोइज मुजाहिद है। शेख मोइज मुजाहिद लश्कर-ए-तौयबा का नेता था। उसकी हत्या कसूर शहर में की गई। बताया ये भी जा रहा है कि अज्ञात हमलावरों ने शेख मोइज की हत्या कर दी। उसके घर के बाहर ही उसे गोलियों से छन्नी कर दिया गया और घायल अस्पताल में जब उसे अस्पताल ले जाया गया, उसको वहां पर मृत घोषित कर दिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में तो जुटी हुई है, लेकिन लगातार हो रही ऐसी घटनाएं इस बात की ओर इशारा करते हैं कि पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क में अब दरारें गहराती जा रही हैं, या यूं कहें कि भारत के दुश्मनों को अब पाकिस्तान में ही दफनाया जा रहा है। इस पूरे मामले पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मार्च 2025 को अबू कतार रियासत अभी तक किसी भी हमले के मामले में हमलावरों को पकड़ने में नाकाम रही है। ये घटना न सिर्फ लश्कर को कमजोर कर रही है, बल्कि पूरे पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क में अब इसको लेकर खौफ फैल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो देखा आपने कि हाफिज सईद के जो करीबी हैं उनको लगातार मारा जा रहा है, लेकिन कारण क्या है, कौन मार रहा है? क्या भारत के जितने भी दुश्मन हैं, पाकिस्तान जो अपनी सरजमी पर हमेशा आतंक को पनाह देता है, अब उसके ही अंदर खलबली मची हुई है? इसका कारण क्या है, समझने की कोशिश और चर्चा की शुरुआत भी आज हम अपने मेहमानों के साथ कर लेते हैं। इसी बीच आपको मेहमानों से तारुफ करवा देते हैं। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमको ज्वाइन कर रहे हैं। अरविंद सिंह तेजावत विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ गए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। और चर्चा की शुरुआत सिरोही सर आपके साथ करना चाहूंगी। जिस तरीके से लगातार ये खबरें आ रही हैं और इसके पहले भी 2 करीबियों की गोली मारकर ऐसे ही हत्या हो चुकी है, इन सभी का कारण क्या है? देखिए, सबसे पहले तो हमको ये समझना जरूरी है कि आतंकी हैं और आतंकी का आपस में जो बैर रहता है, अलग अलग ग्रुप है, सबका जब वन अपमेंटशिप में रहती है कि मैं ऊपर रहूं, ये एक वजह है। नंबर दूसरी वजह जो खास वजह देखने आपको आई है वो ये है कि जितने आतंकियों को
पाकिस्तान में अननोन लोगों ने मारा है, वो सारे के सारे एंटी इंडिया है। तो जब ये आता है कि एंटी इंडिया है, उनको वहां पे मारा जा रहा है, और आज तक जितने भी आतंकी वहां पे मारे गए हैं, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी है, लेकिन आज तक कोई पकड़ा नहीं गया। तो एक तो मॉडस ऑपरेंडी ये है कि वहां पे कोई पकड़ा नहीं जाता। नंबर दूसरा, देखिए जब भी हमला होता है, जो इनके गनमैन हैं, जो इनके सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाले हैं, वो भी सबसे पहले भाग जाते हैं। तो इससे जाहिर होता है कि ये जो भी काम ये करा रहा है, चाहे वो इनका आपस में जो गैंग वॉर चल रहा हो, चाहे आईएसआई को ये महसूस होता हो कि भाई ये अब हमारे काम के नहीं है, तो आईएसआई करा रही है, और मेरे को बोलने में इसमें कोई शंका नहीं है कि हो सकता है ये काम रॉ करा रही है, क्योंकि इजराइल की तरह, जैसे इजराइल मोसाद से ये काम कराता है, लेकिन इजराइल छुपाता नहीं है। लेकिन भारत अभी भी एक सॉफ्ट पावर है। भारत जो है इतना हार्ड पावर नहीं बना है जैसे इजराइल है। इजराइल जब भी किसी को मारता है इस तरीके से, तो इजराइल जो है पूरा बता के मारता है, और बाद में उस चीज को कहता है कि हमने मारा है। लेकिन रॉ का ये है कि रॉ जो भी काम करती है वो बड़ा डिस्क्रीटली करती है, वो काम होने के बाद भी नहीं बताती है किसने मारा। तो ये क्वेश्चन मार्क पिछले 2 साल से पाकिस्तान में जितने भी आतंकियों को अननोन गनमैनों ने मारा है, उसमें आज तक ये नहीं पता लगा कि क्या आईएसआई मरवा रही है, क्या इनका आपस में जो गैंग वॉर चल रहा है, या रॉ मरवा रही है। लेकिन ये जरूर है कि ये सारे के सारे एंटी इंडिया है, और भारत के लिए बहुत अच्छा है कि जो काम भारत की सिक्योरिटी एजेंसी ने करना चाहिए, वो पाकिस्तान में उनकी कब्र वहीं पे खोद रहे हैं, और उन्हीं के लोग खोद रहे हैं। अब ये मार कौन रहा है, सवाल इस चीज का आता है कि मारने वाले को कौन स्पॉन्सर कर रहा है। देखिए, पाकिस्तान की जो फितरत ये है, चाहे वो पाकिस्तान एज ए नेशन हो, पाकिस्तान की आर्मी हो, और चाहे वहां के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो, वो सारे प्रॉक्सी हैं, और जो भी प्रॉक्सी होता है वो किसी ना किसी लालच में काम करता है। तो अगर लालच में वो टेररिस्ट बन सकता है, लालच में वो दहशतगर्दी मचा सकता है, तो लालच में ही कुछ लोग इन्हीं टेररिस्टों को मार सकते हैं। तो ये जो गनमैन भागते हैं, मुझे इसमें पक्का शक है कि गनमैन को भी पैसा दिया जाता है, जो मारते हैं उनको भी पैसा दिया जाता है, और जो ये काम हो रहा है, अगर ये भारत सरकार, भारत की सिक्योरिटी एजेंसी रॉस कर रही है, अजीत डोभाल साहब कर रहे हैं, तो मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और इस काम को जारी रखिए। और अगर ये आईएसआई कर रही है, या आपस में इंटर गैंग वॉर चल रहा है, तो वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। जो काम हमको करना चाहिए, कोई और उन काम को निपटा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि काम कैसे भी हो, बस काम होना चाहिए। अब कह सकते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, उस फॉर्मूले को रॉ फॉलो करती है। यूके देवनाथ सर, जैसे कि सिरोही सर बता रहे थे कि विस्तार से कि अगर गैंग वॉर चल रहा है आपस में तो भी बहुत बढ़िया है भारत के लिए, और अगर रॉ करवा रही है तो भी बढ़िया है। एक वक्त था जब ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने डिटेन किया था। क्या वो वक्त हम हाफिज सईद के लिए आने वाले समय में देख सकते हैं जब भारत हाफिज सईद को डिटेन करे? बहुत ही आशावादी हैं हम लोग सुचित्रा जी। होता ये है कि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने बार बार ये बयान दिया है कि हम पाकिस्तान के अंदरूनी मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ऑफिशियली तो यही पोजीशन है। क्या हम पाकिस्तान में जो अलग अलग आतंकवादी ग्रुप हैं जो कि भारत में घुसकर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को अंजाम देते हैं, क्या हम उनके लीडरशिप को पाकिस्तान में घुसकर पकड़ेंगे? ऐसी हमारी पॉलिसी है भी नहीं। शायद कैपेबिलिटी हमारे पास है, लेकिन जाहिर बात है उसके जो रिपरकशंस हैं, दोनों देशों में जो डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल रिलेशनशिप है जो कि ऑलरेडी न्यूट्रल लेवल पर है, और ज़्यादा डूब जाएंगे, नेगेटिव एरिया में चले जाएंगे। दूसरी बात है कि ऐसा करने पर अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी, खासतौर से मुस्लिम देशों में भारत के विरोध में जो आवाज़ उठेगी, भारत सरकार नहीं चाहती है कि किसी भी मुस्लिम देश को, ओआईसी देश को या पर्शियन गल्फ के देश को भारत के खिलाफ कोई स्टेटमेंट इशू करने का मौका दिया जाए। क्योंकि अगर भारत ने पाकिस्तान में घुस के एक आतंकवादी लीडर को उठा लिया या न्यूट्रलाइज कर दिया, तो अरब देशों में, पर्शियन गल्फ देशों में, मुस्लिम देशों में एक आदत है, 2-3 देशों का तो मैं नाम ले ही लेता हूँ। तुर्की है उसमें लीडर, ये सारे देश तुरंत बयान जारी कर देंगे भारत के विरोध में।
तो विदेश मंत्रालय का आकलन है कि शायद उतना बड़ा कोई फायदा नहीं होगा, जबकि नुकसान जो होगा डिप्लोमेटिक लेवल पर वो थोड़ा ज्यादा होगा। एक और चीज जो मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, जब अमेरिका पाकिस्तान में घुसता है तो ये सोचना कि बिन लादेन के यहाँ पर अमेरिका चुपचाप आया हेलीकॉप्टर से और उसको मार के चला गया, बिल्कुल। ये काम हम सोच रहे हैं कि शायद पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन को या रूलिंग एलिट को मालूम नहीं थी, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। अगर अमेरिका से वो हेलीकॉप्टर से आते हैं, बिन लादेन को ढूंढते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज, उनकी एयर डिफेंस सर्विलेंस के बारे में हमारी फौज को काफी, हमें इंडियन आर्मी में, नेवी में हमें काफी अच्छा आइडिया है। तो बिना पाकिस्तान सरकार की या पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके परमिशन के अमेरिकन दिन हो या रात हो घुस नहीं सकते अंदर पाकिस्तान के। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर इंडिया को ऐसे करना पड़ा, एक्सट्रिक्शन करना पड़ा वहां से एक किसी भी लीडर, आतंकवादी तो लीडर को, देवनाथ पाकिस्तान सर, की एयर डिफेंस में घुसना काफी जो हमारे टेक्निकली दर्शक जुड़े हैं चैलेंजिंग। उनके लिए एक, अगर हम आसान सी भाषा का इस्तेमाल करते हुए उनको समझाएं कि आप कह रहे हैं कि परमिशन भारत को भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि अमेरिका जिस तरीके से घुसा था पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन को उसकी खबर थी। मतलब अब अगर भारत को ऐसा कोई ऑपरेशन अंजाम देना है, अगर हम कह दें एलिमिनेट करना है हाफिज सईद को, तो ये तो संभव ही नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन तो उसकी परमिशन देगा ही नहीं, क्योंकि हाफिज सईद के और जो करीबियों के जनाजे ऑपरेशन सिंदूर के बाद निकले थे, उसमें तो कई बड़े जो आपके ऑफिसर्स थे वो भी इसमें इस जनाजे में शामिल हुए थे। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, आपने सही फरमाया। मैं बातचीत को इस डायरेक्शन में ले जा रहा था कि जब अमेरिका घुसा था तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से परमिशन लेके घुसा था, तो जाहिर बात है हम तो ऐसी परमिशन मांगेंगे भी नहीं, नहीं मांगेंगे। पाकिस्तान 100% क्या 200% है, वो ऐसी परमिशन मांगना भी हास्यास्पद होगा और वो तो देंगे ही नहीं। तो हमें चोरी छुपे टैक्टिकल सरप्राइज करके हेलीकॉप्टर के द्वारा अंदर घुसना पड़ेगा। अब मामला टैक्टिकल लेवल पे मैं ऐसे बताता हूं कि अगर हमारे हेलीकॉप्टर्स को हमारे स्पेशल फोर्स के कमांडोज के साथ पाकिस्तान में घुसना है, तो जाहिर बात है कि पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम में उनके जो सर्विलेंस रेडार हैं, खासतौर से बॉर्डर एरिया में, देखिए उनकी आर्मी के पास भी सर्विलेंस मैकेनिज्म है और उन्होंने बॉर्डर एरियाज में एमपीडीआर रेडार लगाए हुए हैं जो कि हमारे हेलीकॉप्टर्स को लो लेवल फ्लाइट में भी पकड़ सकते हैं, दिन हो या रात हो। तो ठीक है, अगर 2 किलोमीटर घुसना है हेलीकॉप्टर में, ठीक है कर लेंगे, 5 किलोमीटर घुसना है कर लेंगे, लेकिन ये सोचना कि हमारी स्पेशल फोर्स के कमांडो जो हैं वो एक हेलीकॉप्टर में पाकिस्तान के अंदर 50-60 किलोमीटर घुस सकते हैं और आतंकवादी लीडर को न्यूट्रलाइज करने के बाद 50-60 किलोमीटर वापस आ सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मुश्किल भरा फैसला हो सकता है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो जाहिर बात है। तो देखिए कहीं ना कहीं हाफिज सईद जो कि एक आतंकी है और मोस्ट वांटेड आतंकियों में से एक है हाफिज सईद, उसका करीबी अब मारा गया है। हमारे सर अरविंद सिंह तेजावत सर जुड़ गए, विदेश मामलों के जानकार। सर आपको पता होगा कि कनाडा में खालिस्तानी आतंकी की जब हत्या हुई थी उसका इल्जाम भारत के सर पर आया था और इसको लेकर भी अब ट्रूडो जो थे काफी बार भारत के खिलाफ सबूत लेकर आने की बात भी कर रहे थे। फिर कनाडा के साथ रिश्ते खराब हुए। पाकिस्तान में कई दिनों से ऐसा देखने को मिल रहा है, कई महीनों से, जहां पर हाफिज सईद के करीबियों की अज्ञात हमलावर हत्या कर रहे हैं। इसका आरोप भी कहीं ना कहीं रॉ और भारत पर लगाया जा रहा है कि भारत इनको एलिमिनेट कर रहा है। अगर इस लिहाज से हम देखें तो क्या इस परिस्थिति को हम कैसे समझ सकते हैं, इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे? और क्योंकि दुनिया भर में जो भारत की एक छवि है, पाकिस्तान की जो छवि है, उस पर ये कैसा असर डाल सकता है? देखिए सुचित्रा जी, पहले तो हमें ये तय करना होगा कि कनाडा पाकिस्तान नहीं है और पाकिस्तान कनाडा नहीं है। तो ऐसी हालत में कनाडा की जो प्रतिक्रिया हो सकती थी वो हुई है। वो एक बहुत ही वहां पे एकदम स्टेबल डेमोक्रेसी है और वहां के लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। जस्टिन ट्रूडो साहब को बोलना पड़ा, पर अभी तक भारत के जो संबंध है वो कनाडा के साथ सहज नहीं हो पाए। पर ये वाकई बेहद मुश्किल है, क्योंकि मुझे याद है यूरोप में भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, खासकर नीदरलैंड जैसे कंट्री में जहाँ की कानून व्यवस्था कनाडा से भी कहीं बेहतर है। वहां पे भी ऐसे पॉलिटिकल मर्डर हो चुके हैं जिनका आज तक दशकों बाद भी कोई अता पता नहीं चला कि किसने किया और क्या किया। तो अगर कनाडा ये सोच रहा है कि वह भारत पे आरोप लगा लेगा और उसे साबित भी कर लेगा, तो ये लगभग असंभव जैसा काम है। वो जरूर कुछ कनेक्शंस दिखा देगा कि ये है वो है,
और भारत सरकार उससे साफ मना कर देगी। विदेश मंत्री ने जब इतने बड़े स्तर पर यह बयान दिया कि ये बिल्कुल झूठ है, तो इसके पीछे कम से कम उनमें आत्मविश्वास तो है ही कि कनाडा सरकार इसे कभी भी साबित नहीं कर पाएगी। दूसरी बात यह कि मेरे दोनों ही अग्रज सिरोही साहब और देवनाथ साहब मेरे मित्र भी हैं दोनों, तो दोनों ने एक एक पक्ष लिया है जो मुझे लगता है कि काफी एक्सट्रीम है। मैं मिडल पथ पे जाना चाहूंगा। न तो भारत बॉर्डर क्रॉस करके हेलीकॉप्टर भेजने वाला है अमेरिका की तरह, क्योंकि न तो हमारे पास वैसे बेहतरीन और शानदार हेलीकॉप्टर्स हैं, और ना ही हम ऐसा कर सकते हैं। जो पाकिस्तान का जो सर्विलेंस है या उनका जो सिस्टम है वो हमें वहीं पे बॉर्डर पे अगर हेलीकॉप्टर्स ही हैं तब तो वो वहीं पे धराशायी कर लेगा। अगर फाइटर प्लेन्स है तो वो अलग बात है। देवनाथ साहब इसके बारे में और ज्यादा विस्तार से बता सकते हैं, क्योंकि उनका इस मामले में मुझसे अनुभव ज्यादा है। पर भारत ऐसा नहीं करने वाला है, मुझे ये पता है। दूसरा ये है कि रॉ को 2010 तक रॉ को रॉ ही कहा जाता था। रॉ मतलब कच्चा, जो बिल्कुल भी परिपक्व नहीं है, जो गुप्तचर एजेंसी के नाम पर एक धब्बा है। पर मैंने देखा है कि रॉ ने अपने आप को बहुत तेजी से बदला। इसके पीछे कहीं ना कहीं लीडरशिप होती है। मैं बिना किसी पॉलिटिकल बायस्डनेस के साथ ये कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं है। तो यह तो देखने को मिलेगा, क्योंकि मनमोहन सिंह जी साहब के टाइम में फाइलें काफी दिनों तक टेबल पे पड़ी रहती थी, जिसमें हमारे इंटेलिजेंसिया की भी फाइलें होती थी, और ये पीएमओ के जो लोग हैं वो ये बताते हैं। पर उसके बाद में चीजें काफी बदली हैं, और रॉ अब रॉ नहीं रही जैसा कि पहले था। उसके अलावा रॉ के लिए ये अकेले करना भी संभव नहीं है, क्योंकि जो अलग अलग खासकर I-5 हैं या मोसाद से कुछ मदद मिली होगी डेफिनेटली, पर मोसाद से ट्रेनिंग रिलेटेड मदद मिली होगी, या मोसाद का अमेरिकन जो इंटेलिजेंस है CIA है उससे काफी करीबी कनेक्शन है। तो हो सकता है कि वाया इजराइल भारत को कोई सूचनाएं मिली हो या सीधी सीधी अमेरिका से मिली हो, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि आतंकियों के बारे में हमें अमेरिका से भी तमाम खबरें मिली है, और इससे भारत काफी सचेत भी हुआ है। और यहाँ तक कि आतंकवाद के बारे में अभी हालिया दिनों में चीन तक ने कुछ चीजें हम पे साझा की है। तो ये वाकई ये बताता है कि आतंकवाद के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय माहौल है, और भारत को उन तमाम सूचना, उन सब चीजों की मदद से भारत ने अगर वहां पे कुछ किया होगा तो हमें उस पर यकीन करना चाहिए। दूसरी बात यह कि केवल हाफिज सईद को मारने से सब कुछ चीजें खत्म नहीं हो जाएगी, क्योंकि एक पूरा आतंकी नेटवर्क है, उसको नेस्तनाबूद करना बहुत जरूरी है, और मुझे लगता है कि वही किया जा रहा है। हाफिज सईद को अगर भारत कभी वहां पे मारना चाहे तो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। हाँ, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, पर भारत ये देखा है कि इसका फायदा कितना है और नुकसान कितना है। पाकिस्तान में भारत अगर कुछ भी करता है तो हमें कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, क्योंकि भारत ने घोषणा कर रखी है, और हमारे दूसरी तरीके के संबंध जो है व्यापारिक इत्यादि वह इतने मजबूत भी नहीं है कि हमें कोई बहुत बड़ा नुकसान हो, जैसा कि कनाडा वगैरह के बारे में कह सकते हैं। एक अंतिम बात जो मैं कह के खत्म करना चाहता हूँ वो पाकिस्तान सरकार के बारे में है। पाकिस्तान सरकार वैसी नहीं है जैसे कि जनरल जिया के समय थी। तो जियाउल हक साहब के टाइम में जो सरकारें थी, अब की सरकारें वैसा नहीं है। ये सरकार अब डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना चाहती है, क्योंकि पाकिस्तान में असंतोष काफी तेजी से बढ़ रहा है, अनरेस्ट बढ़ रहा है, और उन्हें पता है कि अगर हमने नहीं किया तो ये जो लोग हैं हमारे घरों के अंदर घुस आएंगे। इसलिए हो सकता है कि नीति के स्तर पर भी कोई ना कोई परिवर्तन आया हो। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर ही सुचित्रा जी मुझे लगता है कि किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है, क्योंकि विस्तार से कोई जब कदम भारत उठाता है या कोई देश उठाता है, और वो भी किसी और देश में अगर कोई बड़ी कार्रवाई को या ऑपरेशन को अंजाम देना है, तो उसके हिसाब से, उस लिहाज से छोटी बारीकियों को ध्यान में रखकर फैसला लिया जाता है। हमारे साथ सिरोही साहब भी हैं। सिरोही साहब, हम बात कर रहे थे कि आखिर ऐसे एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं एक आतंकी संगठन जिसका एक लंबा इतिहास रहा हो, और उसके जो आका है हाफिज सईद, उसके करीबी को एलिमिनेट करना, और एक नहीं बल्कि 3-4 ऐसी मौतें हो चुकी हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि पाकिस्तान की प्रशासन, आसपास ISI का पहरा, और उसके बाद लश्कर तौयबा की गलियों में इस तरीके के मर्डर्स कैसे पॉसिबल है? अगर जैसे कि आप जिक्र कर रहे थे कि हो सकता है कि रॉ के मदद से ये किया जा रहा हो या रॉ ने करवाए हो, ये कैसे संभव है? एक अलग देश, एक अलग माहौल, और उस बीच में किसी का जाना और ऐसे एलिमिनेट करना, और इस तरीके से ये सारी चीजें अगर होती हैं तो ये कैसे संभव है? पाकिस्तान की प्रशासन इस बीच क्या कर रही है? सवाल वहां पर भी उठते हैं।
देखिए सुचित्रा जी, जहां तक पाकिस्तान के शासन का सवाल है, पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, तो वो एक फेल्ड स्टेट है। वहां पे आर्मी फेल्ड है, सिक्योरिटी फोर्सेस फेल है, वहां पे किसी तरीका का कोई कायदा कानून नहीं है, वहां पे बहुत ज्यादा करप्शन है। उसकी वजह से कोई भी जो है आदमी अपनी तरफ से ठीक काम नहीं कर रहा है। अभी जेवनाथ जी ने ये कहा था कि जी रिपरकशन इसका हो सकता। देखिए कोई भी देश जब हमला करता है, पाकिस्तान अमेरिका हमला करता है, ड्रोन से किसी उसको उड़ाता है या मुसाद उड़ाता है, मुसाद तो जो है ईरान में जाके उड़ा देता है, वहां पे उनके जहां कमरे में रह रहे वहां तक उड़ा देता है, तो क्या होता है? कुछ नहीं होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि भारत से ही कोई आदमी कसूर में गया होगा और कसूर में जाके वो 2 आदमी गए उन्होंने किया। वो यहां से नहीं गए, वहीं के लोग हायर किए गए, वहीं के लोगों को पैसा दिया गया। पैसा देके पाकिस्तान में, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जब पाकिस्तान एज ए नेशन बिक सकता है, पाकिस्तान एज ए आर्मी बिक सकती है, तो पाकिस्तान में 4-6 आदमियों को पैसे देके काम कराना कोई मुश्किल काम नहीं है। और जो भी हर एक जो देश की एजेंसी, जो इंटेलिजेंस एजेंसी, वो दूसरे देशों में काम करती है। रॉ वहां पे काम करती है, ISI भारत में काम कर सकती है, बांग्लादेश में कर सकती है। तो ये एजेंसी जितनी होती है सिक्योरिटी एजेंसी, ये बाहर काम करती है। तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि हमको कब तक हम रिपरकशन के लिए चक्कर में डर डर के जीते रहेंगे कि जी हम ये कर देंगे। तो अगर पाकिस्तान भारत में घुस के 26 आदमियों को उनका धर्म पूछ के मार चला जाता है, उसका कोई रिपरकशन नहीं होता, उसका सिर्फ भारत रिपरकशन करता है। 9 मई को अटैक हो रहा है, 9 मई को IMF उसको लोन दे रहा है। तो हम लोग जो है हर चीज को ज्यादा सोचते हैं और ज्यादा ये सोचते हैं कि इसका ये होगा, ये होगा, ये होगा। बाकी देश जो अच्छे देश हैं, जो स्ट्रांग देश हैं, इजराइल से छोटा तो कोई देश नहीं है, लेकिन इजराइल भी जो उसको करना है वो करता है। तो मेरे को लगता है थोड़ी सी जो है हमारी पॉलिसी में थोड़ी सी सख्ती आने की जरूरत है। अगर कोई भी लोग, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंसान हमारे देश के खिलाफ कोई एक्शन कर रहा है, तो उसको मारने में हमको डरना नहीं चाहिए, हमको मारना चाहिए और बता के मारना चाहिए कि हाँ हमने मारा है, ताकि आने वाले समय में बाकी लोगों को भी दहशत हो कि हम ऐसे काम करेंगे तो हमको ही मारा जाएगा। इसमें डरने की क्या बात है? हाफिज सईद को सबको पता है कि ठीक है। भारत में कितने हमले देवनाथ हुए। सर, आप सिरोही सर की बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? सर कह रहे हैं कि अगर आप कर रहे हैं